नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको आंध्र महासागर की धाराओं के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पहले के वीडियो में हमने महासागर की धाराओं के सामान्य अध्ययन के बारे में अध्ययन किया था। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो पहली धारा है वो उत्तरी विषुवतरेखीय धारा है, यानी ये विषुवतरेखीय धारा है जो पूर्व के वीडियो में हमने अध्ययन किया कि इसकी उत्पत्ति जो होती है पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण होती है। उत्तरी विषुवतरेखीय धारा 0 से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य विकसित होती है। अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रारंभ होकर व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। यह एक गर्म जल धारा है जिसका जल खारा होता है। जैसे ही यह धारा 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में मध्य अटलांटिक कटक के पास पहुंचती है, इसकी दिशा उत्तर की ओर हो जाती है तथा उसे पार करने के बाद यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट के अवरोध के कारण इसका 2 शाखाओं में विभाजन हो जाता है। पहली शाखा एंटीलीज धारा के नाम से जानी जाती है तथा पश्चिमी द्वीप समूह के पूर्व में प्रवाहित होती है। दूसरी शाखा कैरेबियन सागर में प्रविष्ट हो जाती है तथा युकाटन चैनल तक पहुंचती है। दूसरी धारा है दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा। यह धारा भी पश्चिमी अफ्रीका तथा पूर्वी दक्षिणी अमेरिका के तटों के मध्य 0 से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य प्रवाहित होती है। यह धारा उत्तरी विषुवतरेखीय धारा से अधिक स्थायी और प्रबल होती है तथा बेंगुला धारा का ही ये अग्रभाग होती है। ब्राज़ील तट के पास यह धारा 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है। प्रथम शाखा उत्तरी पश्चिमी शाखा के रूप में उत्तरी विषुवतरेखीय धारा से ट्रिनिडाड के पास मिल जाती है। दूसरी शाखा दक्षिण की ओर मुड़ जाती है तथा ब्राज़ील धारा को जन्म देती है। यह धारा भी व्यापारिक पवन से प्रेरित होकर पूर्व से पश्चिम दिशा में अग्रसर होती है। तीसरी धारा है प्रति विषुवतरेखीय धारा। तो प्रति विषुवतरेखीय धाराओं की उत्पत्ति के बारे में भी हमने अपने पहले के वीडियो में अध्ययन किया है। प्रति विषुवतरेखीय धारा भूमध्य रेखीय भाग में पश्चिम से पूर्व दिशा में चलती है। इसकी स्थिति उत्तरी तथा दक्षिणी विषुवतरेखीय धाराओं के मध्य होती है। पूर्व के गिनी तट पर इसका अस्तित्व रहता है। इसे गिनी धारा के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी भाग में यह लुप्त हो जाती है, परंतु पूर्वी भाग में इसका अस्तित्व बना रहता है। दोनों विषुवतरेखीय धाराओं की तुलना में इसका तापमान अधिक तथा घनत्व कम होता है। वास्तव में ब्राज़ील तट के पास उत्तरी तथा दक्षिणी विषुवतरेखीय धाराओं के अभिसरण के कारण इतनी अधिक जल राशि एकत्रित हो जाती है कि पश्चिम से पूर्व की ओर सामान्य ढाल बन जाता है। अतः अफ्रीका तट के पास कम जल राशि की पूर्ति के लिए क्षतिपूर्ति धारा के रूप में प्रति विषुवतरेखीय धारा का आविर्भाव होता है। यहाँ हम देख रहे हैं चौथी धारा है गल्फ स्ट्रीम या खाड़ी की धारा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट धारा है। यह धारा 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर उत्तरी पूर्वी दिशा की ओर 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी यूरोप के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होती है। मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होने के कारण इसे खाड़ी की धारा के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि ये खाड़ी में उत्पन्न हो रही है, इसलिए इसको खाड़ी की धारा के नाम से भी जाना जा सकता है। गल्फ स्ट्रीम एक विस्तृत धाराक्रम है। धाराक्रम का मतलब सिर्फ एक धारा नहीं है, उसमें बहुत सी धाराएं मिली रहती है। इस क्रम में 3 धाराओं को सम्मिलित किया जाता है। नंबर 1 है फ्लोरिडा धारा, जो कि फ्लोरिडा जल डमरू मध्य से हैटरस अंतरीप के बीच चलती है। दूसरी है गल्फ स्ट्रीम, हैटरस अंतरीप से ग्रांड बैंक के बीच। और तीसरी है उत्तरी अटलांटिक धारा, ग्रांड बैंक के पूर्व तथा पश्चिमी यूरोपीय तट पर। अब यहाँ हम देख रहे हैं फ्लोरिडा धारा। फ्लोरिडा धारा उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा का उत्तरी विस्तृत भाग है, जो कि युकाटन चैनल से होकर
मैक्सिको की खाड़ी में पहुंचती है और वहां से फ्लोरिडा जलडमरू मध्य से होकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पहुंचती है। इस तरह फ्लोरिडा धारा में विषुवतरेखीय जल की प्राय सभी विशेषताएं विद्यमान होती हैं। इस धारा में जल का तापमान 75 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा लवणता 36 प्रति 1000 ग्राम रहती है। यह धारा फ्लोरिडा जलडमरू मध्य से होकर गुजरती है तो इसकी चौड़ाई कम हो जाती है, परंतु जब पुनः इसको पार करती है तो इस धारा की चौड़ाई बढ़ जाती है तथा वह तट से होकर आगे चलती है। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास एंटिलीज धारा फ्लोरिडा धारा से मिल जाती है। फ्लोरिडा धारा की उत्पत्ति के विषय में व्यापारिक हवाओं की पूर्व से पश्चिम दिशा में गति सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताई जाती है। इस धारा की औसत गति 25 नॉटिकल मील प्रतिदिन है। अगली धारा है गल्फ स्ट्रीम धारा। गल्फ स्ट्रीम की खोज सर्वप्रथम पोस डी लियोन द्वारा 1513 में की गई। फ्लोरिडा की धारा जब एंटिलीज धारा का जल समाविष्ट कर हैट्रस अंतरीप के आगे बढ़ती है तो गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। यह चौड़ी तथा गर्म जल वाली धारा है। अपने दाहिनी ओर यह धारा सारगेसो सागर तथा बाईं ओर ठंडी दीवार से अलग ही रहती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के पास ठंडी जल राशि की मौजूदगी के विषय में बताया जाता है कि सेंट लॉरेंस की खाड़ी का ठंडा जल दक्षिण की ओर मुड़कर चला जाता है। पछुआ हवाओं के कारण गर्म जल तट से दूर हटा लिया जाता है। परिणाम स्वरूप लैब्राडोर ठंडी धारा का जल हैट्रस अंतरीप तक चला जाता है। गल्फ स्ट्रीम तट रेखा का अनुसरण करती हुई परंतु 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास इसकी दिशा में पछुआ हवाओं एवं पृथ्वी के विक्षेप बल के कारण अचानक परिवर्तन होता है और एकदम पूर्व की ओर मुड़ जाती है। आगे चलकर इस धारा की कई शाखाएं हो जाती है। यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम के इस भाग को गल्फ स्ट्रीम का डेल्टा कहते हैं। इसकी प्रमुख शाखा अब गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास लैब्राडोर ठंडी धारा गल्फ स्ट्रीम से मिलती है, जो कि गल्फ स्ट्रीम की सामान्य विशेषताओं खासकर तापमान तथा गति में पर्याप्त अंतर लाने में समर्थ हो जाती है। इस तरह गर्म तथा ठंडी धाराओं के सम्मिलन के कारण उत्पन्न ताप व्यतिक्रमण के कारण न्यूफाउंडलैंड के पास घना कोहरा होता है। तो बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यूफाउंडलैंड के पास में घना कोहरा होने का कारण क्या है, तो वहाँ पर लैब्राडोर ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा दोनों मिलती है, जिसके कारण ताप व्यतिक्रमण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगली धारा है उत्तरी अटलांटिक धारा। 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पास गल्फ स्ट्रीम कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है, जिन्हें सम्मिलित रूप से उत्तरी अटलांटिक धारा कहते हैं। प्रथम उत्तरी शाखा उत्तर पूर्व दिशा में अग्रसर होती है, जिसके पश्चिम की तरफ लैब्राडोर ठंडी धारा का जल होता है। परिणाम स्वरूप ठंडे गर्म जलों के सम्मिश्रण के कारण उत्तरी अटलांटिक धारा में पर्याप्त अंतर आ जाता है। तापमान तथा लवणता घट जाती है। यह धारा अब भी एक गर्म धारा होती है। आगे चलकर यह उत्तरी शाखा कई उपशाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा नॉर्वे तट से होकर सागर में चली जाती है। दूसरी शाखा इरमिगर धारा के नाम से आइसलैंड के दक्षिण तक चली जाती है और तीसरी शाखा ग्रीनलैंड के पूर्व तक जाती है तथा ग्रीनलैंड धारा से मिल जाती है। दूसरी पूर्वी शाखा उत्तरी शाखा की अपेक्षा अधिक गर्म होती है तथा पूर्व दिशा में चलकर फ्रांस तथा स्पेन तट तक पहुंचती है। इसकी भी कई उपशाखाएं होती है। एक शाखा रूम सागर में प्रविष्ट हो जाती है। दूसरी शाखा
रेनल धारा के नाम से बिस्के की खाड़ी तक जाती है, जो कि स्पेन और फ्रांस के उत्तरी तटों तक प्रवाहित होती है। आगे चलकर इसकी कई उपशाखाएं हो जाती है। एक उपशाखा इंग्लिश चैनल में चली जाती है और दूसरी उपशाखा आयरलैंड के दक्षिण होकर उत्तर अटलांटिक धारा से मिल जाती है। तीसरी प्रमुख शाखा स्पेन के पश्चिमी तट एजोर्स आदि से होकर अफ्रीका तट तक पहुंचती है, जहां पर कनारी ठंडी धारा से मिल जाती है। गल्फ स्ट्रीम के कारण ही पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु का आविर्भाव होता है। ग्रीष्मकाल में गल्फ स्ट्रीम द्वारा दक्षिणी पूर्वी तथा पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का तापमान बहुत अधिक होता है, परंतु शीतकाल में संयुक्त राज्य का पूर्वी तट गल्फ स्ट्रीम से अधिक लाभ नहीं उठा पाता, क्योंकि इस समय हवाएं स्थल से जल की ओर चलती है। यहाँ आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि अटलांटिक महासागर की धाराओं के बारे में मानचित्र के द्वारा समझाया गया है और मैप में दिखाया गया है कि गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट और कुछ मुख्य धाराओं के बारे में बताया गया है। साथ में सरगोसा सागर की स्थिति को भी दर्शाया गया है। अगली धारा है कनारी धारा। कनारी धारा एक ठंडी धारा है जो उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे मंडेरिया तथा कैपवर्ड के बीच में प्रवाहित होती है। वास्तव में कनारी धारा उत्तरी अटलांटिक धारा का ही बढ़ा हुआ दक्षिणी भाग है, जो स्पेन तट से मुड़कर दक्षिण की ओर कनारी द्वीप से होकर उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे अग्रसर होती है। इसकी गति 8 से 30 मील प्रतिदिन होती है। यह धारा विषुवतरेखीय धारा से मिल जाती है। इस धारा की उत्पत्ति में व्यापारिक पवनों का हाथ बताया जाता है। व्यापारिक पवनों के कारण उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट से जल पश्चिम दिशा की ओर हटा दिया जाता है और यह एक ठंडी धारा का रूप ले लेती है। अगली धारा है लेब्राडोर धारा। लेब्राडोर एक ठंडी धारा है जो कि बैफिन की खाड़ी तथा डेविस जलडमरू मध्य से प्रारंभ होकर न्यूफाउंडलैंड तट से होती हुई ग्रांड बैंक से पूर्व के गुजरने के बाद 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में गल्फ स्ट्रीम में मिल जाती है। लेब्राडोर धारा के साथ बर्फ के बड़े बड़े खंड न्यूफाउंडलैंड तक लाए जाते हैं, जिस कारण जलयानों को अपार क्षति होती है। लेब्राडोर तथा गल्फ स्ट्रीम के सम्मिलन के कारण न्यूफाउंडलैंड के पास घना कोहरा होता है, जो सागरीय यातायात में बाधा उत्पन्न करता है। अगली धारा है ब्राज़ील धारा। ब्राज़ील धारा उच्च तापमान तथा उच्च लवणता वाली गर्म धारा है। इसका आविर्भाव दक्षिण विषुवतरेखीय धारा के सनरॉक के पास ब्राज़ील तट से टकराकर द्विशाखन के कारण होता है। एक शाखा उत्तर की ओर मुड़कर उत्तरी विषुवतरेखीय धारा से मिल जाती है, जबकि दक्षिणी शाखा ब्राज़ील धारा के नाम से दक्षिणी अमेरिका के तट के समानांतर 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक प्रवाहित होती है। इसके बाद पृथ्वी के परिभ्रमण के फलस्वरूप विक्षेप बल के कारण तथा पछुआ हवा से प्रभावित होकर पूर्व दिशा में मुड़ जाती है। यहीं पर दक्षिण से आने वाली ठंडी धारा ब्राज़ील धारा से मिलती है। अगली धारा है फॉकलैंड धारा। अंटार्कटिका सागर का ठंडा जल फॉकलैंड धारा के रूप में दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर अर्जेंटीना तक प्रवाहित होता है। इसका अधिकतम विस्तार 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक पाया जाता है। इस धारा के द्वारा भी अंटार्कटिका क्षेत्र से हिमखंड दक्षिणी अमेरिका तक लाए जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट धारा है दक्षिणी अटलांटिक धारा। जब ब्राज़ील धारा पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण विक्षेप बल द्वारा पूर्व दिशा की ओर मुड़ती है, तो स्थल के अभाव में पछुआ हवाओं द्वारा प्रेरित होकर तीव्र गति से प्रवाहित होती है। इसे दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, पछुआ पवन प्रवाह, अंटार्कटिका प्रवाह आदि नामों से संबोधित किया जाता है। यह एक ठंडे जल की धारा है। नेक्स्ट धारा है बेंगुला धारा।
यह एक ठंडी धारा है जो दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। दक्षिणी अटलांटिक धारा अफ्रीका के दक्षिणी सिरे से टकराने के बाद उत्तर की ओर मुड़ जाती है। आगे चलकर यह धारा दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा में विलीन हो जाती है। इसी के साथ ये अटलांटिक महासागर या आंध्र महासागर की धाराएं यहीं पर समाप्त होती है। अब आप वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और मेरे अगले वीडियो में बात करेंगे प्रशांत महासागर की धाराओं के बारे में। धन्यवाद।